में थोड़ा ठीक बैठ रहा है। और जो मुझे इसमें जो चीज़ समझ में आई कि रुचिमूलक विधि से हम संयत नहीं होते हैं, क्योंकि जो हमारी रुचिमूलक आस्वादन है उसकी निरंतरता नहीं है, क्योंकि समझ से और भाव से ही जो चीज़ निरंतर है, तो वो रुचिमूलक से पूरी नहीं होगी, इसलिए वहाँ पर निरंतरता नहीं है। लेकिन मुझे जो स्पष्टता थोड़ी चाहिए वो निधिध्यासन और साक्षात्कार के बीच में थोड़ा अंतर भैया। हाँ भैया, तो कल परसों अपन बात किए थे इस पर। परंपरा में श्रवण मनन निधिध्यासन ऐसा परंपरा का एक प्रक्रिया है। तो अब अपने को बाबा जी ने इसमें वस्तु दिया, तो इसलिए वो निधिध्यासन शब्द प्रयोग किए हैं, परंतु श्रवण मनन और साक्षात्कार ऐसी स्थिति है। तो निधिध्यासन पढ़िए या साक्षात्कार पढ़िए, उसमें अंतर नहीं है। लेकिन एक जी। जैसा होता है ना कि एक परंपरा में इसको एक त्रिपुटी कहते, श्रवण मनन हम्म। निधिध्यासन, ध्याता ध्यान ध्येय, ऐसा हम्म। श्रवण मनन निधिध्यासन ऐसा कहा हम्म। गया, इसलिए वो निधिध्यासन शब्द प्रयोग आया है वो साक्षात्कार। ठीक है। तो उसमें मैं जो समझा कि मतलब कि परंपरा का जो शब्द है उसको प्लेस किया है, ठीक है, और इसको परिभाषित किया है अलग से। हाँ, परिभाषित किया, कंटेंट दिया, हम्म। वस्तु दी है ना उसमें। हम्म। वस्तु दिए और खुला ध्यान, यानी शुरुआत ही तर्कबद्धता से है। हम्म। परंपरा में इसमें तर्क नहीं करना है, हम्म। केवल सुनना है। हम्म। यहाँ पर अंतर क्या आया, यहाँ तर्क करना है, हम्म। तर्कबद्ध होकर के श्रवण है ऐसा, हम्म। इसलिए ये विकल्प है। हम्म। जी। ठीक है। बढ़िया। भैया, हाँ इधर भैया। वस्तु देश तत्व में चित्त वृत्ति संयत होना ही धारणा है, ऐसा आपने लिखा है। तो इधर धारणा बात कर रहे हैं मनन, श्रवण मनन निधिध्यासन का, और इधर धारणा लिखा था। मतलब ये जो वस्तु क्या है, देश क्या है, तत्व क्या है, वो थोड़ा जानना था। वस्तु मतलब सहअस्तित्व, ये वस्तु है, या फिर तत्व, वो तीनों इधर क्या है? बहुत अच्छा है, अच्छा पॉइंट है। तो धारणा पूरे को कहा है ना, कि जैसा अनुभव का प्रकाश, ये पूरा धारणा हो गया, और अनुभव के प्रकाश को हम स्वीकार करते हैं, तो जो स्वीकार कर रहे हैं व्यक्ति, वह अपने आप उस धारणा में आता है। अब ऐसे धारणा में अनुभव मूलक विधि और अनुभवगामी पद्धति दोनों सेट होता है। उस रूप में धारणा को हम पहचान सकते हैं। अभी वैयक्तिक हम देखें कि भाई हम तो अभी अध्ययनरत हैं, तो इसलिए एक व्यक्ति के रूप में ये धारणा नहीं बनेगी, परंतु अनुभव की रोशनी में जब हम इसको अध्ययन को स्वीकारते हैं तो वो धारणा है। तो ये एक बात हुई। अब इसमें चित्त वृत्ति संयत होने के लिए वांछित वस्तु और देश, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो वांछित वस्तु, जैसे अभी हम श्रवण हमारा हो रहा है, तो जिसको ये पूरा प्रस्ताव कह रहे हैं, जीवन विद्या कह रहे हैं, तो इसमें जो वांछित वस्तु है, वह वांछित वस्तु
हमें निकल के आती है। तो निकाल के दिया भी है, लेकिन अब हम उसको अभी पूरे प्रस्ताव को पढ़ा नहीं है, इसलिए अभी वांछित वस्तु हमारा स्पष्ट नहीं है। पर स्पष्टता दिया है कि वांछित वस्तु का चेक दिया है, न्याय धर्म सत्य यही वांछित वस्तु है। अब ये वस्तु कहाँ है? उसका नाम है देश। तो देश के रूप में अस्तित्व। तो वांछित वस्तु और देश यानी अस्तित्व में ये वांछित वस्तु है, ऐसा हमारा चित्त वृत्ति संयत होना ये डिजाइन है। और इधर तत्व सत्य को बोला है या फिर सह अस्तित्व, वांछित हाँ, वस्तु, देश और तत्व। ठीक बात है। अब वस्तु और तत्व, तो वस्तु में जो तत्व है वह तत्व पर फोकस आ गया। अब तत्व के रूप में जीवन तत्व है। ये किसको समझ में आता है? वह तत्व जीवन जो हम स्वयं है। इस प्रकार से वांछित वस्तु न्याय धर्म सत्य हुआ। कहाँ है? अस्तित्व में है। और अस्तित्व में समझने वाला कौन है इसको? तो वो तत्व। किससे समझा जाए? वो तत्व। उस रूप में तत्व के रूप में जीवन तत्व कह सकते हैं। इस तरह से समझ में आता है। जी भैया, कुछ ठीक ठीक स्पष्ट हो रहा है? ये तत्व में थोड़ा जीवन तत्व और क्या बोला आगे? जिससे समझते हैं और समझने वाला, जिससे समझते हैं वो भी जीवन तत्व है ना। जी अभी हम ज्ञान किससे लेते हैं? जी भैया, है ये ना? भी हाँ, ठीक है। जीवन जीवन के संबंध में तत्व है। जी भैया, ठीक है भैया, बढ़िया। और इधर धारणा लिखा है, आगे मनन लिखा है, ऐसा क्यों है? उसमें मनन के लिए परिभाषा है, बाद में लिखा है कि होना ही धारणा है ही, ऐसा आपने लिखा है। तो हाँ आगे भैया, मनन, यही धारणा है। मतलब जागृत व्यक्ति हमें ये मार्गदर्शन दे रहे हैं। अच्छा, हमारे लिए मनन है, जागृत व्यक्ति के लिए धारणा है। धारणा है, अच्छा, हमारे लिए मनन है। ठीक है भैया। और इधर ठीक एक है। था कि आशा विचार इच्छा में स्थिरता के लिए सोचते हैं, वही श्रवण और बोध होने के बीच में होने वाली प्रक्रिया मनन है। तो हाँ इधर थोड़ा स्पष्ट कीजिए कि इसमें ये जो न्याय धर्म सत्य का तुलन होता है, बाद में वो जो आशा विचार इच्छा में स्थिरता के लिए सोचते हैं, वही श्रवण और बोध होने के बीच में वाली प्रक्रिया मनन है। तो ये थोड़ा हाँ ये आशा विचार इच्छा हाँ, की स्थिरता के ठीक बारे में। ठीक ठीक बात है। तो अभी जैसे आशा विचार इच्छा रूपी, प्रश्न अभी अभी हमारी कल्पनाएं चलती रहती हैं। कौन बोल? योगेश भाई। जी ठीक है। भैया। हम्म हाँ जी भैया, अभी कल्पना। हमारा अभी हमारा कल्पना चलता रहता है ना। हाँ, अस्थिर है। अस्थिर है। हम्म, अब इसको स्थिरता चाहिए। तो मनन प्रक्रिया से आशा विचार इच्छा में वांछित वस्तु और देश यानी चित्तवृत्ति बेसिकली यही है। तो इसमें ये वांछित वस्तु और देश आने से यह प्रक्रिया कहलाई मनन। और ये मनन का क्या भाई आगे का तृप्ति बिंदु? वो बोध होने के लिए। इसलिए इच्छा विचार आशा और बोध के बीच में मनन समझ में आता है। जी भैया, मनन बोध के अर्थ में है। मनन बोध के अर्थ में है। जी
साक्षात्कार बोध। हाँ ये ठीक है, ठीक है भैया, धन्यवाद। बढ़िया। तो और आगे कौन पढ़ेंगे? अंकित भाई आप ही हाँ कंटिन्यू करिए। हाँ, ये पेज मैं कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ आगे जिज्ञासा है, ऊपर से जुड़ी हुई है, इसे थोड़ा स्पष्ट करें। श्रवण के बाद अर्थात सुनकर समझने के बाद जब तुलन होता है तब उसमें चित्त वृत्ति स्थापित होता है। उसका उत्तर है शोध होने का मतलब है तुलन हो जाना। तुलन होने से निश्चय हो जाना, प्रिय हित लाभ के स्थान पर न्याय धर्म सत्य स्वीकार होता है। यह होने से निधिध्यासन हो जाता है। तो इसमें जो जिज्ञासा है कि श्रवण के बाद अर्थात सुनकर समझने के बाद जब तुलन होता है उसमें चित्त वृत्ति स्थापित होता है, उसको थोड़ा स्पष्ट करने को कहा है। तो उसमें यहाँ पर दिया है कि हमारा जो तुलन विश्लेषण है वहाँ पर अभी हम जीव चेतना में रहते हुए प्रीहित लाभ हमारा वरीयता में होता है, प्रायोरिटी होता है। लेकिन वहाँ पर अगर हम न्याय धर्म सत्य को प्रयास पूर्वक अभ्यास करें, उसके आधार पर जीने का प्रयास करें, तब हमारा निधिध्यासन होता है। यहाँ पर ऐसा बताया गया। ठीक है भैया। हाँ बढ़िया। तब अब देखिए, पढ़ते पढ़ते अपने को यह समझ में आ रहा है कि जो बेसिक अभ्यास है वो है जीवन क्रियाओं का, है कि नहीं? तो जीवन क्रियाओं में एक अभ्यास का हमारा फोकस आना और उसके रिजल्ट के रूप में ये प्रक्रियाएं दिखती हैं। जैसे हम आस्वादन पर काम करते हैं, चयन आस्वादन पर काम करते हैं, तो रिजल्ट में ये श्रवण दिखता है। हम तुलन विश्लेषण पर काम करते हैं तो रिजल्ट में मनन दिखता है। इस प्रकार से अच्छा, और फिर ये प्रक्रिया होते ही उसकी जो उपलब्धियां हैं या जो गतियां हैं वह भासाभास में आती हैं। ऐसे प्रक्रियाओं को समझा जा सकता है। तो कोर में जो आ रहा है चर्चाओं में, वह कोर में आ रहा है जीवन क्रियाएं, जो हम एक हर एक व्यक्ति में ये जीवन क्रिया या मानसिक क्रिया ये चल ही रही है। ऐसी मानसिक क्रियाओं में वस्तु कल्पना में आना, और ये वस्तु हमारा कल्पना में आते आते उसका जो सारांश भाग है वह भाग हमारे में निश्चित हो जाना। तो इस प्रकार से बिंदुएं निश्चित हो जाएं तो वो सारे बिंदुओं को ही अपन अध्ययन बिंदु कहते। तो न्याय धर्म सत्य समझने का मतलब है बराबर अध्ययन बिंदु स्पष्ट होना। अभी कितने अध्ययन बिंदु हैं? 31। वेरी गुड। 31 अध्ययन बिंदु हैं कि 44 हैं? इकतीस है भैया। 31 है। बहुत अच्छा। नहीं, मूल तत्व जो है मध्यस्थ दर्शन के। अरे वो मूल तत्व हो गए। हाँ अभी हाँ मुझे लगा अध्ययन बिंदु दीदी। जी जी एक छोटी पुस्तक है ना, विकल्प जी, अध्ययन बिंदु। विकल्प वाला। हाँ। विकल्प में कितने बिंदु हैं और अध्ययन बिंदु में कितने, अध्ययन बिंदु के कितने बिंदु हैं? स्क्रीन शेयर हो सकती है? आपके पास होगा ना सॉफ्ट कॉपी? हाँ भैया, एक मिनट। देखिए, ऐसे ही देख के बताइए।
आपके पास होगा ना, घर में जहाँ बैठे पुस्तकें होंगी, उस पुस्तक में विकल्प अध्ययन बिंदु पुस्तक देखिए, कोई भी देख सकते हैं जो लोग के जी पास पुस्तक हाथ में उपलब्ध है। मिला? भैया वो बुक थोड़ी सी ढूंढनी पड़ेगी ठीक, क्योंकि वो अभी 9 बिंदु पास आराम 9 से बिंदु देखिए, है। आराम से देखिए। हाँ भैया मेरे को मिल गई। नमस्ते सभी को। हाँ हाँ, ये अध्ययन बिंदु विक, देखिए। हाँ विकल्प में 27 पॉइंट्स हैं हाँ, 27 पॉइंट है। और और अध्ययन अध्ययन बिंदु बिंदु में, में हाँ मैं 1 मिनट भैया, अध्ययन बिंदु में 39 ठीक, 39 पॉइंट्स। ठीक है। 44 44 होंगे। 44 है, 1 मिनट हाँ भैया। 39 टू और आगे होंगे। 5 पॉइंट है 39 में हाँ 5 हाँ हाँ 39 के, हाँ हाँ चलो, तो ये बात है। तो 44 ठीक है। बिंदु अध्ययन बिंदु हैं और 27 हैं विकल्प। तो इसमें ये पूरा सारांश दिया हुआ है। ये अपने को स्पष्ट रहना या अपने स्मरण में रहना। ये बिंदु हमें स्पष्ट रहते हैं तो फिर वो तौल बन जाता है। ये सारांश रूप में है जिससे कि हमें वांछित वस्तु न्याय धर्म सत्य स्पष्ट होने की संभावना है। अब कोरिलेशन बैठता है कि नहीं अध्ययन बिंदु का? जी भैया। बहुत अच्छा, ठीक बात है। भैया 44 से जो 44 वो कैसे है? पुस्तक मिला आपको? हाँ पुस्तक मिला, कि उसमें 39 39 1 39 2 ऐसे 39 3। होंगे, ऐसे करके, सही बात है। अच्छा तो टोटल मिला 39 होंगे। हाँ, तो कुछ कुछ जो पुरानी एडिशन जैसा है उसमें 44 तक है, फिर बाद में ठीक है। तो ये मानवीय शिक्षा नीति का प्रारूप वो अलग है। वो अलग है। ठीक है भैया, ये ऊपर वाला 44 था। विकल्प ठीक। अध्ययन बिंदु ऐसा एक जॉइंट पुस्तक है अभी, हाँ हाँ ठीक है। और या तो पुराना होगा तो अध्ययन बिंदु एक छोटा नीला पुस्तक होगा। ठीक है भैया। तो वो कनेक्ट हमको बना रहे, ये है वो सार, ये निकाल के दिया है। तो पूरी वांग्मय पढ़ेंगे तो इन अध्ययन बिंदुओं का विस्तार है और सार के रूप में ये अध्ययन बिंदु हैं। बढ़िया। जी भैया। भैया हाँ मैं अभी किस तरह से जो हमने लास्ट में पढ़ा कि न्याय धर्म के सत्य हाँ हमको वरीयता क्रम में रखना है हित प्रिय हाँ लाभ की जगह पर। हाँ तो मैं अपना अभी किस तरह से मैं सोच रहा हूँ, आप ठीक है या नहीं ये बताइएगा। जैसे ये मध्यस्थ दर्शन की सूचना आने से पहले हमारा जीना तो हित प्रिय लाभ में ही रहता है, वो मैं देख पाता था, देख पाया अभी, ठीक है। तो जैसे खाने का एग्जाम्पल है, तो अभी तब हम पहले टेस्ट को प्रायोरिटी पर रखते थे, हेल्थ को बहुत नहीं रख पाते, ठीक है, कभी कभी रख पाते थे। लेकिन अब हमको समझ में आता है कि शरीर की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी मेरी है, और अब इस शरीर का प्रयोजन क्या है, तो पहले हमारा हेल्थ के ऊपर फोकस रहा, ठीक है, कि ऐसा हमको फूड सिलेक्ट करना है कि जैसे मेरा शरीर है वो स्वस्थ बना रहे।
लेकिन उसमें और थोड़ा क्वालिटेटिव चेंज आया कि अब शरीर का ये प्रयोजन क्या है, तो मुझे ये समझने में सहायक मेरे लिए साधन है, ठीक है। और दूसरा, मुझे परिवार के सारे सदस्यों के साथ न्याय करना है, इसलिए भी मेरी शरीर की स्वस्थ होना वो ज़रूरी है। तो ये 2 शिफ्ट मेरे में आए, तो क्या यही जो मैं अभ्यास कर रहा हूँ कि हित प्रिय लाभ की जगह पे हम न्याय धर्म सत्य को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो क्या ये ठीक है या उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है? हाँ भैया, ये तो अभ्यास हो गए। हुँ, अब अगर आप शरीर को देख रहे हैं तो शरीर का प्लेसमेंट एग्जिस्टेंस में कैसे देखते हो? ये हमें याद रहना। हुँ, ये हुआ न्याय धर्म सत्य। शरीर की सत्यता क्या है? हुँ, शरीर की धर्मीयता क्या है? और शरीर के साथ न्याय क्या है? हुँ, तो ये हमें पहले तो याद में रहना जी, है ना, फिर उसके लॉजिक आना, और हुँ, वैसा हम सच्चाई को देख पाना। अब ये जो आप कह रहे हो, ये 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 बना रहे हुँ, अपने में, इसलिए अभ्यास करने होते हैं। हुँ, यानी अभ्यास हमारा कुछ दूसरा है और हम इसको याद रखे हुए हैं, तो ये हम कॉन्ट्रेडिक्शन में आ गए। जी, उसका हमको तकलीफ होता है। तो आप जो बताए वो अभ्यास है, और इन अभ्यास के साथ उसकी जो समझ है, वह समझ कम से कम भाषा रूप में तो पूरी आना, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा, है कि नहीं? जी भैया। कुछ सेटिस्फेक्शन बनता है इस उत्तर से? हाँ भैया, थोड़ा ऐड हुआ कि हमको शरीर के साथ जो न्याय धर्म सत्य क्या है उस पर थोड़ा फोकस करना है। जो भी वस्तु है उसके ऊपर सभी के हाँ, साथ न्याय धर्म अब सत्य। शरीर वस्तु हुआ ना, हुँ, शरीर वास्तविकता हुई। अगर शरीर को फोकस करते हैं हुँ, तो हुँ, ये वास्तविकता, इसका स्वरूप क्या है, हुँ, वो भी हमें ध्यान में रहना। हुँ, यानी रचना क्रम है, इस रचना क्रम में सर्वोच्च विकसित इकाई के रूप में है, हुँ, रचना क्रम में, है ना। मेधस तंत्र युक्त शरीर है, इसमें मेधस है, फिर अंग अवयव है, तालमेल है, हुँ, इसका एक व्यवस्था पक्ष है। ये व्यवस्था कैसे बना रहता है, उसके नियम है। ये व्यवस्था कैसे अस्तित्व में आई, तो शरीर परंपरा पर ध्यान गया, हुँ, फिर प्राण कोशाओं पर ध्यान गया, फिर ये प्राण कोशाएं कैसे अस्तित्व में आई, उन नियमों पर ध्यान गया। फिर हुँ, ये समझ में आया कि ये तो रासायनिक जल से ये सेल्स आए, और सेल से हमारा एक सेल्यूलर बॉडी हो गया। तो फिर सेल्स पर ध्यान, सेल्स हुँ, के मूल में वो जो रासायनिक जल है, वो योग संयोग है, उस पर ध्यान। हुँ, फिर वो जो योग संयोग हुआ, उसके लिए भौतिक परमाणुओं का जो 3 स्वरूप में ठोस तरल विरल, फिर हुँ, भौतिक परमाणु, उसकी अनेक प्रजातियां, और हुँ, फिर ये अवस्थाएं, इन अवस्थाओं में मानव शरीर होने की पूरी स्थिति। इस प्रकार से ये जो विकास क्रम विकास है, हुँ, उसमें जो रचना क्रम है, उस रचना क्रम को हम पहचान पाना। अब उसकी निरंतरता कैसी रहेगी, ये इसका परंपरा कैसा रहेगा, ये हम सोच पाना।
वो हुआ न्याय। हम्म। ठीक है भैया। तो हम कह पाएंगे ना हम शरीर को समझ रहे हैं, सही है। ऐसी स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति में शरीर स्वास्थ्य के कुछ नियम बनते हैं, उसको हम संयम कहेंगे। तो आयाम जुड़ जाता है, स्वास्थ्य संयम आयाम, ये जुड़ गया। स्वास्थ्य शरीर में, संयम जीवन में। इस प्रकार की समझ से एक व्यक्ति में स्वास्थ्य संयम आयाम ऑपरेशन में आता है। अब स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए फिर कुछ उसमें अन्न औषधि लगेगा, तो उसके लिए फिर उत्पादन आयाम समझ में आता है। स्वास्थ्य के लिए उत्पादन, ये प्रेरणा बनती है ना? कड़ी से कड़ी लगा हुआ है ना? सही है भैया। क्या करते हैं भैया आप? मैं अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग यहाँ पर आत्मी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी हूँ। अच्छा, पढ़ाते हैं। हम्म। ठीक बात है। ठीक बात है, आगे सोच सकते हैं फिर धीरे धीरे। अभी जैसे हम स्वास्थ्य के लिए सारा तो बाहर से लाते हैं, है कि नहीं? बाहर से मतलब खरीद के लाते हैं। तो उसमें स्वायत्तता होना, ये विचार आता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे एक व्यवस्था का विचार शुरू हो जाता है। अस्तित्व में शरीर का प्रकटन तो हुआ, अब इस शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए मानवकृत व्यवस्थाओं की आवश्यकता, ये आधार बनता है न्याय के लिए। शरीर का पोषण और संरक्षण, ये न्याय का आधार बनता है। ऐसे पोषण और संरक्षण में स्वायत्त होना, ये आधार बनता है। बढ़िया ना भैया? बढ़िया भैया। ठीक, आगे पढ़ते हैं। हाँ, अंकित तो भाई आपका स्क्रीन शेयर हो गया है, वो पहले आप बंद कीजिए। अच्छा, हाँ, शायद मैंने सोचा कि किसी का नहीं है तो मैं शेयर कर, ठीक है, क्लोज करता हूँ मैं इसको। ठीक है, आगे की जिज्ञासा है, इसमें वांछित वस्तु क्या है और देश एवं तत्व क्या है? तो उसका उत्तर है, वांछित वस्तु मतलब नियम, न्याय, धर्म, सत्य ही है। अस्तित्व को देश माना है। न्याय, धर्म, सत्य को यदि अस्तित्व में होने के रूप में हम स्वीकारा तो तुलन हो गया। तुलन हो गया तो तुलन की स्थिरता हो गया। तुलन की स्थिरता हो गया तो प्रतीति हो गया। प्रतीति पूरा हो गया तो उसे अवधारणा कहा, तो उसकी स्थिरता के लिए अनुभव हो गया। तो यहाँ पर जो दिया है कि वांछित वस्तु पूछ रहे हैं और देश एवं तत्व क्या है। तो वांछित वस्तु तो नियम, न्याय, धर्म, सत्य ही है और पूरे अस्तित्व को ही देश यहाँ पर संज्ञा दी है।
तो न्याय धर्म सत्य यदि अस्तित्व में होने के रूप में हम स्वीकारा तो तुलन हो गया। मतलब कि जो आगे भी कहा कि न्याय धर्म सत्य को वरीयता में रखना। अगर तुलन में स्थिरता आ गई, ठीक है, तो वो प्रतीति तक जाता है, और अगर प्रतीति पूरा हो गया तो उसे अवधारणा कहा, तो उसकी स्थिरता के लिए अनुभव हो गया। तो इस तरह से वो क्वालिटेटिव शिफ्ट है, मतलब कि तुलन से आगे प्रतीति और उससे आगे अवधारणा अनुभव है। इस तरह से दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्लियर हो रहा है? हम्म। न्याय मतलब न्याय का पूरा डायमेंशन, धर्म का पूरा डायमेंशन, सत्य का पूरा डायमेंशन, और ये सारा जो डायमेंशन है वह हमें अध्ययन बिंदु के रूप में समझ में आना, और ये जो पूरी कड़ियां हैं, कड़ियां स्पष्ट होना, ऐसा समझ में आता है। इस प्रकार से तुलन हो पाना, ऐसा तुलन हो पाता है उस स्थिति में प्रतीति। और आगे प्रतीति, अवधारणा और बोध, अनुभव, ऐसा सीक्वेंस निकल के आता है। ठीक है, आगे बढ़े। सबको ठीक लग रहा है ना? जी भैया। भैया ये प्रतीति, अवधारणा, अनुभव और बोध, मतलब ये प्रतीति अवधारणा, अवधारणा ही बोध है ना? हाँ, अवधारणा पूरा अनुभव, हो जाना मतलब बोध होगा। हाँ, तो वो बोध तो अनुभव मूलक बोध या प्रमाण बोध। हाँ, वो अनुभव प्रमाण बोध एक स्थिति है, और अनुभव के लिए बोध होना ये एक स्थिति है। अच्छा, तो वो वही अवधारणा है ना, अनुभव के लिए। वही अवधारणा है। तो बेसिकली अनुभव के लिए जो स्थिति बनता है बोध में, वह अवधारणा बोध भी कहते हैं। जी भैया। तो ये अवधारणा बोध हुआ, और अनुभव मूलक विधि से अनुभव प्रमाण बोध हुआ। तो ये इसका अनुभव प्रमाण बोध, दूसरा नाम है अनुभव मूलक बोध। दूसरा नाम है अनुभव मूलक बोध। बाद में एक सत्य बोध, तो वही प्रमाण बोध ही है ना, अनुभव प्रमाण बिल्कुल बोध। ठीक, ठीक कह रहे, ठीक कह रहे। देखिए, इस प्रकार से जो शब्दों से जो स्थितियों को वर्णित किया है, उसकी प्लेसमेंट हमें मिल जाती है, उसमें एक सीक्वेंस मिलने लगता है। जी भैया, जी भैया। बढ़िया बढ़िया। आगे पढ़ते हैं। जिज्ञासा है, उसमें मनन के लिए लिखा है, श्रवण पर पूर्ण अधिकार के अनंतर उसके सारभूत भाग अथवा वांछित भाग में चित्त वृत्ति का केंद्रीभूत करना, क्या यही तदाकार होने की स्थिति है? तो उसका उत्तर है, ये तदाकार होने के पहले की स्थिति है। ये 5 क्रिया में होता है। पहले श्रवण मनन से स्थापित होना, उसके बाद केंद्रीकृत करना, केंद्रीकृत हो गया तो साक्षात्कार में आ गए। केंद्रीकृत करना बराबर मनन, केंद्रीकृत हो जाना बराबर साक्षात्कार। तो इसमें जो प्रश्न है, जिज्ञासा है, मनन का जो परिभाषा दिया था कि श्रवण पर पूर्ण अधिकार के अनंतर उसके सारभूत भाग अथवा वांछित भाग में चित्त वृत्ति का केंद्रीभूत करना, क्या यही तदाकार होने की स्थिति है? तो उसमें 2 भाग है, पहला है मनन का भाग और दूसरा है साक्षात्कार का भाग। तो मतलब कि वस्तु को समझने के लिए जो प्रयास है उसको मनन कहा, और अगर जो वस्तु को समझ में आ गई, हमको वस्तु दिख गई हमको, तो उसको साक्षात्कार
स्थिति कही उनको, ऐसे मनन और साक्षात्कार दो स्थिति बताई। मतलब शब्द से अर्थ की जो यात्रा है वो भी मनन में आएगी, और अगर अर्थ से वस्तु दिख गई तो वो साक्षात्कार में आएगा। क्या ठीक है भैया ऐसा? हेलो, एक बार फिर से बोलिए अंकित भैया, शायद भैया ने सुना नहीं। ठीक है। हेलो। इस जिज्ञासा, हाँ भैया। हाँ भैया, हाँ, एक 5 मिनट रुकेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं भैया, बाहर पानी हो रहा है, मैंने हल्दी सुखाई थी तो कोई उसको बात अंदर नहीं लेके भैया। आता हूँ। हाँ, 5 मिनट। हाँ तब तक पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, मैं लौट के अपन क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। थैंक यू भैया, मैं मोबाइल ठीक छड़ है, के जा रहा हूँ। हाँ, आप पढ़िए। हाँ कोई बात नहीं। तो आगे थोड़ी जिज्ञासाएं पढ़ते हैं क्या, ठीक है ये? हाँ हाँ, ऐसा ही करते भैया। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ पढ़ाई में। आगे जिज्ञासा है, साक्षात्कार के पूर्व श्रवण मनन से संयत होना आया है, इसमें संयत होने का क्या मतलब है? यहाँ पर पूछ रहे श्रवण मनन से संयत होना, तो उसका क्या मतलब है? तो संयत होना मतलब अर्थ समझ में आ गया और स्थिर होने के लिए हम सोच रहे हैं। संयत होना मतलब अर्थ समझ में आ गया और स्थिर होने के लिए हम सोच रहे हैं। आगे जिज्ञासा है, प्रतीति के लिए जो प्रयास है वही केंद्रीकृत करने की बात है। उसका उत्तर है हाँ। कल्पनाशीलता में वस्तु स्थिर होने के बाद प्रतीति होता है। प्रतीति होने से हमको अध्ययन बोध होता है, बोध स्थिर होने के लिए अनुभव होता है। भास आभास की स्थिरता के लिए प्रतीति, प्रतीति की स्थिरता के लिए बोध, अवधारणा की स्थिरता के लिए अनुभव। संयत होना यदि होता है तो हम प्रतीति में आ जाते हैं। प्रतीति में आने के बाद बोध हो जाता है। अवधारणा होने के बाद उसकी निरंतरता के लिए अनुभव चाहिए। उतना ही बात है, ये स्वयं स्फूर्त विधि से होता है, श्रवण मनन के बाद स्वयं स्फूर्त है। आगे जिज्ञासा है, अध्ययन विधि में जो श्रवण करते हैं वो तो चित्रण में ही रहेगा ना? एक बार फिर से प्रश्न पढ़ता हूं, अध्ययन विधि में जो श्रवण करते हैं वो तो चित्रण में ही रहेगा ना? उत्तर है ठीक है। पहले चित्रण, चित्रण के बाद साक्षात्कार होता है, उसके बाद बोध होता है, अवधारणा के बाद संकल्प होता है कि उसे प्रमाणित करना है। प्रमाणित करने के लिए अनुभव की आवश्यकता बनता है, इसलिए अनुभव होता है। अनुभव के बाद अनुभव बोध होता है, तब संकल्प के अनुसार प्रमाणित करने के लिए तरीका निकलता है, इसका चित्रण होता है। चिंतन होता है प्रयोजन का, प्रयोजन का चिंतन हुआ, पुनः तुलन में आता है, हम न्याय धर्म सत्य के अनुसार प्रमाणित कर रहे हैं कि नहीं, यह आता है। अनुभव के पहले तर्क रहता है, अनुभव के बाद वस्तु तर्क संगत हो जाता है। चित्रण से नीचे तर्क 4.5 क्रिया के बाद तर्क संगत है, इसलिए तृप्त हो जाते हैं जीवन। आगे जिज्ञासा है, क्या ऐसा है कि श्रवण मनन विधि से पहले सही चित्रण बनता है और सही चित्रण होने से ही साक्षात्कार होता है? उत्तर, चित्रण सही होने से ही साक्षात्कार है, इसी को निधिध्यासन कहा, निधिध्यास कहा।
तुलन के बाद ही यह इच्छा होता है, उसके पहले होता नहीं। आगे जिज्ञासा है, तुलन के साथ सही चित्रण मतलब वस्तु का सही चित्रण कर पाते हैं तो साक्षात्कार होता है। उत्तर, तुलन सही होते हैं तब तुलन में गलती रहेगा तो कभी भी तर्क से छूटेंगे नहीं। तर्क से जब तक जूझे रहते हैं तब तक अनुभव नहीं होता। अनुभव के बाद तर्क संगत होना ही होता है। मनन में क्या होता है? श्रवण विधि से न्याय धर्म सत्य कल्पनाशीलता में स्थिर होने से मनन हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। न्याय धर्म सत्य साकार होने के आभास होने से वो पूरा हुआ। मनन होने से प्रतीति होने की तैयारी हो गया। इस विधि से साक्षात्कार होता है। भास होना मतलब भास होना अधिकार बना ही रहता है। सूचना को ग्रहण करते तुलन होता है। तुलन तो स्वयं में होता है, स्वयं में होने से आभास होने की जगह में आ गया, यही मनन है। आभास पूरा होने से प्रतीति होने की जगह में आ गए। भास होने की क्षमता सूचना के आधार पर है, ये क्रमशः विकसित होता ही है। जिज्ञासा हो तो होता है, जीने की आशा प्रयुक्त होता है, जीने की इच्छा होने पर आभास होता है, तभी मनन हुआ। मनन होने से प्रतीति होने की तैयारी बन गई, फिर बोध व अनुभव होता है। हाँ, कुछ स्पष्ट होता है? अंकित भाई, તમારો અવાજ નથી આવતો. आपका आवाज नहीं आ रहा है अंकित भाई. हाँ भैया, मुझे इसमें जो एक चीज समझनी है कि जैसे चित्रण हम जैसे पानी है और काफी सारी जो भौतिक वस्तु है उसका हम चित्रण कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन न्याय जो शब्द है तो उसका अभी चित्रण नहीं हो पाता है। जैसे उसकी परिभाषा हमको याद रह गई, जैसे संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति, तो उसका चित्रण उस चीज का होता है या उसको कैसे वहां पर हम देख सकते हैं, ये स्पष्टता थोड़ी चाहिए। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। तो अब देखिए, अब अपन इसको थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि सही चित्रण का मतलब है, अब अपन समीक्षा में चलते हैं। आज जो पेन्स है हम सब लोगों को, वो पेन इसलिए है कि अव्यवस्था है, और हर जीवन चित्रण तो कर ही रहा है। अब ये सारे चित्रणों में अव्यवस्था का चित्रण ही है अभी, और ऐसे अव्यवस्था के चित्रण में हमारा व्यवहार, कार्य, सोच विचार, यह सारा एकदम जैसे तंग हो गया, कुंद हो गया, कुंठा हो गया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट हो गए और उन क्वेश्चंस का कोई जवाब नहीं है। ऐसा अभी स्थिति है कि नहीं? अब यहाँ क्या हो रहा है? सही चित्रण का अर्थ है कि अनुभव मूलक विधि से जो जीने का स्वरूप स्पष्ट किया गया है उसको हम लोग वांग्मय कहते हैं। तो वांग्मय में दर्शन है, यानी अनुभूतियां हैं, वस्तु जैसा है उसके आधार पर विचार है और उसके आधार पर जीने की योजनाएं हैं। तो हमें चित्रण किस चीज का होगा?
तो हमें चित्रण होता है योजनाओं का। सही है कि नहीं? अभी अनुमान यानी नियम का भी चित्रण नहीं हो रहा है, होता भी नहीं। नियम तो समझ की वस्तु है। तो उसमें नियम का स्वभाव, धर्म, ये मुद्दे, इन मुद्दों के अनुमान होते हैं जब हम योजनाओं को समझते हैं या योजनाएं हमें स्पष्ट होती हैं। ये हो गया सही चित्रण। अब ये सही चित्रण से होता क्या? अनुमानित जो नियम है, अनुमान जो स्वभाव है, अनुमान का जो धर्म है, उस अनुरूप हमारा खुद का व्यवहार कार्य स्पष्ट होने लगता है। तो ये सारा भाग हमारे मानसिकता में आने से हमारा आचरण निश्चित होने लगता है। इसलिए यहाँ पर सही चित्रण होने की बात कही गई है। पुनः ध्यान रखेंगे, हम लोग डे 1 से बात कर रहे हैं कि अनुभव की रोशनी में ये सब पहचानने का मुद्दा है। रोशनी ऑफ हो गई, हमारा कल्पना चलेगा, फिर वो चित्रण में गडमड चित्रण है। अब ऐसे चित्रण में ना तो कार्य है ना व्यवहार है, कुछ अलग ही मिक्स टाइप का डिजाइन है। कुछ समझ में आता है? बढ़िया भैया, ठीक है। तो व्यवहार रूप में कैसे देखें सही चित्रण मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शिकायतें बंद हो जाती। अब हमें दोनों चीजें समझ में आ रहे हैं ना। हमें अव्यवस्था का चित्रण तो है ही है, ठीक है। अब अव्यवस्था का चित्रण होना बंद हो जाता है, लेकिन उसकी जो हमने कुछ काम तो किए ही है या कर भी रहे हैं, उसकी स्मृतियां और उसके पेन रहते हैं। अब वो बिना जिए जाते नहीं। तो इधर चित्रण भी हो रहा है सही का, और हमारे पास वो पूर्व स्मृतियां भी बनी हुई है, उसका पेन भी है। तो अब ये सब तो करने के लिए भाई सही चित्रण के अनुसार जीने वाला भाग आता है। ये है चित्रण, सही चित्रण स्थापित होने का अर्थ ये है। इसीलिए दर्शन विचार शास्त्र सहित दिया हुआ है और सुस्पष्ट चित्रण संविधान में दिया हुआ है। मानवीय संविधान सूत्र व्याख्या में आचरण व्यवहार का चित्रण दिया हुआ है। घटना हमारे में रहेगा, वहां घटना नहीं दिया है। अभी करंट में कैसा है, घटना का चित्रण है। इसने ऐसा किया, वैसा किया, फलाना फलाना, ये सब घटनाएं आती हैं। वहां घटना नहीं है, घटना हमारे में होना है। यानी यदि हम एग्जीक्यूट करते हैं तो घटना होगा वैसा। जैसे पानी के चित्रण की बात किए, अब पानी का नियम यदि अनुमानित होता है तो पानी का उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजन तक अपना ध्यान चला जाएगा, और घटना रूप में पानी का अपव्यय हमसे रुक जाएगा। ये घटना होगा। पानी का रीयूज, रिसाइकल, ये सब चालू होगा ये घटनाक्रम। पर हमारी मानसिकता में ये संविधान स्थापित होगा चित्रण के रूप में। सही है ना? ये इंटैक्ट रहता है अपने से। इसलिए गलतियां न्यून की तरफ चलती हैं। एक ऐसी स्थिति आती है कि गलती होता भी नहीं। ये गलती न होने की स्थिति और साक्षात्कार की स्थिति, ये कनेक्ट है। हर वस्तु का उपयोग निश्चित होने लगता है, हर वस्तु का सदुपयोग निश्चित होने लगता है। सही चित्रण के प्रभाव, भौतिक रासायनिक वस्तु का सही चित्रण का प्रभाव हम अपने में कैसे पहचाने? तो आवश्यकताएं निश्चित होना और हर वस्तु का उपयोग निश्चित होना, सदुपयोग निश्चित होना और उसका प्रयोजन निश्चित होना। जीवन रूप में और मानव के साथ क्या निश्चित होता है? संबंधों की निश्चित होती है।
संबंधों में जो प्रयोजन है वो निश्चित होता है, उसमें कर्तव्य निश्चित होते हैं। इस प्रकार से भौतिक रासायनिक वस्तु का उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजन और मानव मानव संबंध में, जिसे हम न्याय कहते हैं, संबंधों में जो मूल्यों का भाग आता है उसके चित्रण तो नहीं होते, अनुमान रहते हैं, भाषाभास रहते हैं, उसमें हमारे कर्तव्य और दायित्व ये निश्चित होते हैं। और ये कुल मिलाकर के अगर हम जोड़ेंगे तब ये फिर न्याय धर्म सत्य, ये तुलन की स्थिति में हम होने का एक स्पष्टता ये वाले मार्गदर्शन से मिलती है। ठीक है। ठीक समझ में आया भैया। अभी जो मुद्दे पड़े उसमें से किसी को प्रश्न है तो रख सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी भैया। भैया तो अभी आपने जो क्लैरिफिकेशन दिया उससे एक और भी ध्यान गया कि ये जब हमने ये डॉक्यूमेंट पढ़ना शुरू किया तो वहाँ पे अनुभव संपन्नता को दृष्टापद कहा है और जागृति को प्रमाणित करने को कहा है। तो वो डिफरेंस भी अभी आपने जो अभी बात की उससे क्लियर हुआ कि उसको उस अनुभव से जब योजनाओं पे काम करेंगे और प्रमाणित होंगे तब जाके वो जागृति में स्थापित होगा। ये ठीक हाँ अनुमान लगा पा रही हूँ। हाँ हाँ दीदी, हाँ, क्योंकि और अभी तक इसी तो को ये कहते हैं निष्कर्ष बनना, है ना। चित्रण है और चित्रण के अनुरूप यदि हमारा कार्य व्यवहार नहीं है तो निष्कर्ष नहीं बनेंगे। जी भैया, क्योंकि अभी तक जो कुछ कह रहे सूचना थे आई आप? थी उससे यही, हाँ अभी तक जितनी सूचना थी तो उससे तो यही स्थिर हुआ था कि अनुभव हुआ मीन्स जागरूक हो गए ऐसा। तो ये जब हमने डॉक्यूमेंट पढ़ना शुरू किया तो वहाँ पे वो थोड़ा सा ऐसा लगा था कि दृष्टापद मीन्स अनुभव के बाद दृष्टापद है और उसके प्रमाण के रूप में जागृति है। तो ये आज अभी आपने जो क्लैरिटी दी है उससे ज्यादा क्लियर हुआ कि वहाँ जागृति प्रमाणित होने के बाद है। हाँ, तो जो प्रमाण आएंगे वे जी अनुभव के बाद, है ना। अभ्यास शुरू होंगे अनुभव के पहले, हाँ भाई जी है ना। और ये सब में स्वेच्छा रखा है, इसलिए प्रस्ताव नाम दिए हैं। ये जो सारा दिया है वो प्रस्तावात्मक है, इसमें स्वेच्छा से आदमी आगे चल सकता है। भैया प्रमाण के बाद में भी अभ्यास तो रहेगा ना कि नहीं? हाँ हाँ, अभ्यास रहेगा ना, प्रमाण के बाद भी अभ्यास रहता है, जी भैया। प्रमाण के पहले भी अभ्यास है। पहले वाला अभ्यास अनुकरण कहलाता है और
अनुभव के बाद वाला अभ्यास को स्वानुशासन कहता है। और प्रमाण के बाद का कुछ अभ्यास रहता है कि बाद में जरूरत नहीं रहती कि आवश्यकता अनुसार करते हैं, तो उसको उपकार बोलते हैं ना कि उसको उपकार कहते हैं। आवश्यकता अनुसार बना के रखते हैं। जी है कि नहीं? तभी तो समझा हुआ को समझा पा सकते हैं, सीखा हुआ को सिखा सकते हैं, किया हुआ को करा सकते हैं। क्या जो अभ्यास किए रहेंगे वही तो करा सकेंगे ना? अभी देखिए, आप सब अधिकांश पढ़ाने वालों में से है कि नहीं? जो अभ्यास आपने नहीं किए वो कैसे कराएंगे? जी भाई, ठीक है भाई, स्पष्ट होता है कि नहीं? हाँ, स्पष्ट हो गए। हाँ, तो जो अभ्यास हम करते हैं वही करा सकते हैं। तो अनुभव के बाद जो प्रमाणीकरण का अभ्यास है, वही प्रमाणीकरण के अभ्यास से अन्यों को अनुभव के लिए प्रेरणाएं दी जा सकती है। तो अभी हमारे अभ्यास अनुकरण अभ्यास है। इसलिए अध्ययन अभ्यास। बढ़िया, ठीक चल रहा है ना चर्चा? ठीक है भाई, जी जी भैया, बहुत ही बढ़िया, बढ़िया। काफी सारे क्लैरिटी हो रही है। हाँ, मुझे लगा कि ऐसे कुछ स्पष्टताओं के साथ पुस्तक पढ़ेंगे तो मेरा एक आज का सत्र का एक कंक्लूडिंग ये रहेगा कि जितने भी लोग रेगुलर इसमें भाग ले रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट जब हम पढ़ेंगे पूरा, तो सब एक प्रस्तुति अपनी ओर से रख सकते हैं कि अध्ययन अभ्यास क्या स्पष्ट हुए, और फिर हम लोग समाजशास्त्र पुस्तक को पढ़ेंगे। क्या आप सब तैयार है इसके लिए? जी भैया, जो भी पार्टिसिपेंट है, सबसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्रस्तुत होना है, व्यक्त होना है, और अपनों में ही व्यक्त होना है। अध्ययन अभ्यास के रूप में क्या हमारी स्पष्टता बनी। जी तैयार है भैया। ठीक है भैया, खूब अच्छा। तो आज रुकें। जी जी नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते उपयोगी लग रहा है ना थैंक यू। सबको? सबको उपयोगी लग रहा है ना? लग रहा है भैया। ठीक है जी, थैंक यू भैया, नमस्ते।